हेलो एवरीवन, मैं सुमित। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सेकी जीके पर स्वागत है। आज हम लोग सूर्य वंश को शुरू कर रहे हैं, जिसकी स्थापना शेरशाह सूरी ने की थी। शेरशाह सूरी 1540 ईस्वी में मुगल वंश के शासक हुमायूं को अंतिम रूप से पराजित करके मुगल वंश को समाप्त किया और भारत में सूर्य वंश को स्थापित किया था। तो 1540 ईस्वी में स्थापित होने वाला सूर्य वंश 1555 ईस्वी तक भारत में शासन किया, लेकिन 1555 ईस्वी में हुमायूं ने सूर्य वंश को समाप्त करके भारत में फिर से मुगल वंश को स्थापित किया था। तो यह जो 1540 ईस्वी से लेकर 1555 ईस्वी तक का जो यह काल है, तो इस काल के घटनाक्रम को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक। और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सूर्य वंश के संस्थापक से। तो सूर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो शेरशाह सूरी, जिन्होंने 1540 ईस्वी से लेकर 1545 ईस्वी तक शासन किया था सूर्य वंश की गद्दी पर। तो शेरशाह सूरी जो सूर्य वंश के संस्थापक थे, तो जब इन्होंने 1540 ईस्वी में सूर्य वंश को स्थापित किया था, तब भारत में दूसरी बार अफगानी सत्ता स्थापित हुआ था। कैसे? क्योंकि शेरशाह सूरी जो थे वह अफगानी थे। ये लोग तुर्की नहीं थे बल्कि अफगानी थे। तो इससे पहले भारत में पहली बार अफगानी सत्ता कब स्थापित हुआ था? तो लोदी वंश की जब स्थापना हुई थी, तब भारत में पहली बार अफगानी सत्ता स्थापित हुआ था। लेकिन जब 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने सूर्य वंश को स्थापित किया, तब भारत में दूसरी बार अफगानी सत्ता स्थापित हुआ था। अब बात करते हैं हम लोग इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में, शेरशाह सूरी के प्रारंभिक जीवन के बारे में। तो चलिए देखते हैं कि इनका जन्म 1472 ईस्वी में पंजाब राज्य के होशियारपुर जिले में बजवाड़ा में हुआ था। कहाँ हुआ था इनका जन्म? तो 1472 ईस्वी में पंजाब राज्य के होशियारपुर जिले के बजवाड़ा नामक स्थल पे इनका जन्म हुआ था। इनके बचपन का नाम फरीद खां था। तो जब इनके बचपन का नाम फरीद खां था, तो अभी से हम लोग इन्हें फरीद ही बोला करेंगे। तो चलिए, फरीद के पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम हसन खां था, जो बिहार राज्य के सासाराम एवं खवासपुर परगने के जागीरदार थे। तो यह जो सासाराम है बिहार राज्य में, यह रोहतास जिले में पड़ता है, जबकि यह जो खवासपुर है यह भोजपुर जिले में पड़ता है। तो इसी दो परगने के इनके पिता हसन खां जागीरदार थे। तो अब यहाँ पर दो क्वेश्चन क्रिएट होता है। पहला यह कि जब इनके पिता बिहार राज्य के सासाराम एवं खवासपुर परगने के जब ये जागीरदार थे, तो फरीद का जन्म पंजाब राज्य में कैसे हुआ था? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कि यह जागीरदार क्या होता है? तो चलिए सबसे पहले हम लोग पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो कहानी यह है कि इनके पिता हसन खां प्रारंभ में पंजाब राज्य के सूबेदार जमाल खां के यहाँ नौकरी करते थे, लेकिन जब पंजाब राज्य के सूबेदार जमाल खां को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया था, तो तब जमाल खां के साथ साथ
हसन खां भी बिहार चले आए थे और यहाँ पर जमाल खां ने हसन खां को सासाराम एवं खवासपुर परगनों का जागीरदार नियुक्त किया था। तो यही है इनकी कहानी कि हसन खां इससे पहले पंजाब में रहते थे और वहीं पर फरीद का जन्म हुआ था 1472 ईस्वी में। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं कि जागीरदार, कि हसन खां जो कि ये 2 परगनों के जागीरदार थे। तो जागीरदार में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जागीर, क्योंकि जागीर को अगर समझ गए तो फिर जागीरदार को समझना आसान है। जागीर किसे कहा जाता है? जागीर राजा, महाराजा या किसी प्रांत के सूबेदार, गवर्नर के द्वारा दिया गया जो क्षेत्र होता है किसी व्यक्ति को, तो वो क्षेत्र जागीर कहलाता है। तो जो बिहार के सूबेदार थे जमाल खां, उन्होंने हसन खां को ये 2 क्षेत्र जागीर के रूप में दिया था। तो जागीर हम लोग समझ गए। अब आता है जागीरदार। तो जागीर के स्वामी को यानी जागीर के मालिक को जागीरदार कहा गया है। अर्थात ये जो हसन खां थे, ये 2 जागीर के अर्थात ये 2 परगनों के वो मालिक थे, इस वजह से उन्हें जागीरदार कहा गया। हसन खां के 8 पुत्र थे और उन 8 पुत्रों में से फरीद सबसे बड़े पुत्र थे। तो 22 वर्ष की उम्र में, कहने का मतलब 1494 ईस्वी में फरीद शिक्षा प्राप्ति के लिए जौनपुर चला गया। उत्तर प्रदेश का जौनपुर चला गया। जौनपुर जिसे पूर्व का सिराज कहा जाता है। तो उस समय जौनपुर शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था। तो फरीद जो थे यह शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ चले गए थे? तो जौनपुर चले गए थे। और जौनपुर कहाँ पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है। वहाँ पर उन्होंने अरबी एवं फारसी भाषा का ज्ञान प्राप्त किया एवं उसके साथ साथ प्रांत के फौजदारी एवं दीवानी प्रशासन के बारे में भी इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। उसके बाद क्या हुआ कि 1520 ईस्वी में इनके पिता की मृत्यु हो जाती है। इनके पिता की मृत्यु होने के बाद फरीद 1520 ईस्वी में सासाराम एवं खवासपुर परगनों का जागीरदार बन जाता है। यानी पिता की मृत्यु के बाद 1520 ईस्वी में ये उन्हीं 2 परगनों के अब जागीरदार बन जाते हैं। जागीरदार बनने के बाद फरीद खां बहार खां लोहानी के यहाँ नौकरी प्राप्त कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यह जो एक नया चरित्र आया बहार खां लोहानी, पहले इनके बारे में जानते हैं कि बहार खां लोहानी ये बिहार के सूबेदार थे। अर्थात जब 1520 ईस्वी में फरीद खां इन दोनों परगनों के जागीरदार बने, तब उस समय बिहार प्रांत के सूबेदार कौन थे? तो बहार खां लोहानी। लेकिन 1526 ईस्वी में लोदी वंश के शासक इब्राहिम लोदी की मृत्यु के बाद, बाबर के द्वारा जो मृत्यु होती है पानीपत के प्रथम युद्ध में, तो इब्राहिम लोदी के मृत्यु के बाद ये बहार खां लोहानी अपने आप को स्वतंत्र घोषित करके बिहार का स्वतंत्र शासक बन गए थे। तो बहार खां लोहानी के बारे में हम लोग जान गए। तो अब बात करते हैं कि 1520 ईस्वी में फरीद खां जागीरदार बनने के बाद ये बहार खां लोहानी के यहाँ नौकरी प्राप्त कर लिए। तो इसका जो कारण था कि उनके यहाँ नौकरी प्राप्त करने का, वह इसलिए क्योंकि फरीद खां बहार खां लोहानी का समर्थन पाना चाहते थे। और समर्थन ये क्यों पाना चाहते थे? इसलिए क्योंकि इन्हें लगता था कि कहीं यह जो सासाराम
और ख्वासपुर का जो जागीर है, यह जागीर इनके सौतेले भाई सुलेमान एवं इनके बीच विभाजित ना कर दिया जाए। तो इसी वजह से यह बहार खान लोहानी का समर्थन प्राप्त करने के लिए उनके यहाँ इन्होंने नौकरी कर ली थी। तो फिर एक दिन क्या हुआ कि फरीद खान बहार खान लोहानी के साथ शिकार करने के लिए निकले थे। तो उसी दौरान फरीद खान ने अपने तलवार के एक वार से शेर को मार गिराया था, यानी अपने तलवार के सिर्फ एक ही वार से शेर को मार गिराया था। तो इनकी वीरता से प्रभावित होकर बहार खान लोहानी ने इन्हें शेर खां की उपाधि से सम्मानित किया था। और तब से ये जो फरीद खां थे शेर खां के नाम से जाने जाने लगे। यानी जब इन्हें उपाधि शेर खां की दी गई, और किसके द्वारा, तो बहार खान लोहानी के द्वारा, और तब से इनका नाम क्या हो गया, शेर खां। सब इन्हें शेर खां पुकारा करते थे। अब बात करते हैं कि यह सब घटनाक्रम तो चल ही रहा था, लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ कि ये जो बहार खान लोहानी, जो कि ये भी अफगानी थे और जबकि इधर फरीद भी अफगानी थे, लेकिन ये जो फरीद जो थे यह सूरी कबीला के अफगानी थे, जबकि बहार खान लोहानी ये लोहानी कबीले के अफगानी थे। तो जो लोहानी कबीले के अफगानी थे वह सूरी कबीले के अफगानियों को बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हो रही थी कि शेर खां की उपलब्धि बढ़ते जा रही थी, जिससे क्या हुआ कुछ समय बाद कि जो लोहानी कबीले के जो अफगानी सरदार थे उन लोगों ने इनके खिलाफ षड्यंत्र रचा और किसी तरह बहार खान लोहानी को अपने बातों में ले आया। और तब जाकर उसी षड्यंत्र के वजह से बहार खान लोहानी ने यह जो जागीर था उस जागीर को शेर खां एवं उनके सौतेले भाई सुलेमान के बीच विभाजित करने का आदेश दे दिया था। जिससे क्या हुआ कि यह जो शेर खां मुगलों की सेना में शामिल हो गए। क्यों? क्योंकि इन्होंने निश्चय किया था कि अब मुगल सेना के मदद से ही फिर से हम इस जागीर को प्राप्त करेंगे। तो इसके बाद क्या हुआ, इस घटना के बाद क्या हुआ कि शेर खां मुगल सेना में शामिल हो गया और ये दो जागीर के जागीरदार कौन बन गए, तो इनके सौतेले भाई सुलेमान बन गए। तो बात करते हैं कि जब यह मुगल सेना में शामिल हुए तो मुगल सेना के मदद से शेर खां फिर से सासाराम एवं खवासपुर का जागीरदार बन गया। यानी मुगल सेना की मदद से वह फिर से इन दोनों जागीर का जागीरदार बन गया। मुगल सेना में शेर खान लगभग 15 महीने तक रहे थे और इस दौरान उन्होंने मुगलों की सैनिक संगठन, सैन्य चालें एवं तोप खाने के प्रयोग का अध्ययन कर लिया था इन्होंने। और अध्ययन करने के बाद शेर खान ने अपने अफगानियों के बीच एक कथन कहा था कि अगर ईश्वर ने मेरी सहायता की और भाग्य ने मेरा साथ दिया तो मैं मुगलों को आसानी से भारत से बाहर निकाल दूंगा। तो इनकी जो यह मनसा थी, इस मनसा के बारे में बाबर को पता चल चुका था। यानी मुगल सेना में जो वो शामिल हुए तो उस समय बाबर थे, यानी उसके सेनापति कौन थे, बाबर थे। यानी उसके शासक कौन थे मुगलों के, तो बाबर थे। बाबर की सेना में, मुगल सेना कहने का मतलब बाबर की सेना में ये शामिल हुए थे और उनकी सेना में ये 15 महीने तक रहे थे। तो इस दौरान उनके सैनिक संगठन, सैन्य चाले, तोप खाने के प्रयोग को सीख चुके थे। तो इसी वजह से इन्होंने ये कथन कहा था कि अगर ईश्वर ने मेरी सहायता की और भाग्य ने मेरा साथ दिया
तो मैं मुगलों को आसानी से भारत से बाहर कर दूंगा। तो इनकी जो यह मंशा थी, इस मंशा के बारे में बाबर को पता चल गया और तब जाकर बाबर ने इसे कैद करने के लिए सोचा। लेकिन तब तक क्या हुआ कि यह शेर खां मुगल सेना से भागकर, यानी उनके सैन्य शिविर से भागकर यह अपने जागीर पहुंच गए और अपने जागीर अर्थात बिहार पहुंच गए। तो यह तो था कि बिहार से मुगल की सेना में शामिल होना, फिर मुगल की सेना से भागकर उनके संगठन को, सैनिक संगठन को समझकर फिर से बिहार आ जाना और अपने जागीर में आ जाना। यह तो था इनका यहाँ तक का घटनाक्रम। तो जब यह मुगल सेना में 15 महीने तक रहे थे, तो उसी दौरान यह चंदेरी के युद्ध में भी शामिल हुए थे बाबर की तरफ से, यानी मेदिनी राय के खिलाफ जो युद्ध लड़ा गया था, तो उस चंदेरी के युद्ध में ये भी शामिल हुए थे। अब बात करते हैं कि शेर खां जब बिहार में आए, यानी वापस इन्होंने जब अपने जागीर में आए, तब उस दौरान के अब हम लोग घटनाक्रम की बात करते हैं। तो क्या हुआ कि जब शेर खां मुगलों के सैनिक संगठन का अध्ययन करके जब यह बिहार पहुंचे, तो बिहार में इनका एकमात्र उद्देश्य था कि अफगानों के संगठन, माने अफगानों को संगठित करना। इसके लिए शेर खां ने बहार खां लोहानी के दरबार में गए, जहां बहार खां लोहानी ने भी इनका स्वागत किया और अपने अल्पवयस्क पुत्र जलाल खां का इन्हें शिक्षक नियुक्त किया। लेकिन क्या हुआ कि कुछ समय बाद बहार खां लोहानी की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद से शेर खां संरक्षक एवं डिप्टी गवर्नर के रूप में सैनिकों को संगठित करने का इन्होंने काम किया था। लेकिन जब यह संरक्षक एवं डिप्टी गवर्नर के रूप में सैनिकों को जब यह संगठित कर ही रहे थे, लेकिन उसी दौरान 1529 ईस्वी में क्या हुआ कि इब्राहिम लोदी के जो छोटे भाई इब्राहिम लोदी, जो कि लोदी वंश के अंतिम शासक थे, उनके मृत्यु के बाद महमूद लोदी को अफगानों ने अपना नेता चुना था। तो 1529 ईस्वी में महमूद लोदी के बिहार पहुंचने से स्थिति बदल गई थी, क्योंकि अफगानों ने उसे अपना नेता चुना था, उसे अपना शासक मानते थे। तो क्या हुआ कि 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच? तो बाबर एवं महमूद लोदी के बीच में हुआ था। लेकिन शेर खां महमूद लोदी के बारे में जानते थे कि वो उतने शक्तिशाली नहीं थे और उसके साथ साथ अफगानों में फूट भी थी। तो इस वजह से शेर खां बाबर के साथ युद्ध नहीं करना चाहते थे। तो क्या हुआ कि शेर खां ने उस घाघरा युद्ध के पहले उत्तर प्रदेश के कड़ा मानिकपुर के सूबेदार के द्वारा बाबर को एक मैसेज भेजवाया कि मैं युद्ध में सिर्फ महमूद लोदी के कहने पर शामिल हुआ हूं, लेकिन मैं आपके खिलाफ युद्ध नहीं करूंगा, मैं आपके खिलाफ, आपके विरुद्ध तलवार नहीं उठाऊंगा। तो यह मैसेज बाबर तक पहुंच चुका था। तो 1529 में घाघरा का युद्ध भी हुआ। उस युद्ध में महमूद लोदी पराजित होकर भाग गया, लेकिन अपने कहने के अनुसार शेर खां ने उस युद्ध में भले ही शामिल हुआ था, लेकिन उसके खिलाफ तलवार नहीं उठाया था। तो क्या हुआ कि इस तरह से बाबर का इन्हें फिर से समर्थन प्राप्त हो चुका था। इसके बाद फिर क्या हुआ कि महमूद लोदी तो बिहार से भाग चुका था और फिर से इन्होंने संरक्षक एवं डिप्टी गवर्नर के रूप में सैनिकों को संगठित करने लगे और धीरे धीरे शेर खां 1534 एवं 1536 ईस्वी में, यानी इसके बाद क्या हुआ कि 1500, लेकिन उस घटना से पहले हम लोग चलते हैं कि महमूद लोदी बिहार से तो भाग गया और उसके बाद यह फिर से जो है संरक्षक एवं डिप्टी गवर्नर के रूप में सैनिकों को संगठित करने लगे। और तब क्या हुआ कि फिर से जो लोहानी अफगानी सरदार थे, मतलब वो इनके शक्ति से घबराने लगे। इस वजह से क्या हुआ, उन लोगों ने
बंगाल के शासक नुसरत शाह का मदद लिया। तो क्या हुआ, 1529 ईस्वी में बंगाल के शासक नुसरत शाह ने शेर खां के खिलाफ अभियान किया, क्योंकि नुसरत शाह भी बिहार पर यानी बंगाल के साथ साथ बिहार पर अधिकार करना चाहते थे। तो इस वजह से इन्होंने 1529 ईस्वी में शेर खां पर आक्रमण किया, लेकिन शेर खां ने नुसरत खां को पराजित कर दिया। और इनको पराजित करने के साथ ही शेर खां पूरे बिहार का, यानी एक तरह से यह कह सकते हैं कि पूरे बिहार की सत्ता इनके हाथों में आ गई, यानी समूचे बिहार पर इनका अधिकार हो गया। और अधिकार होने के बाद, यानी पूर्ण रूप से समस्त बिहार पर अधिकार होने के बाद शेर खां ने हजरते आला की उपाधि धारण किया और इस उपाधि को धारण करके राज्य के कार्यों को संचालित किया, यानी शुरू किया। तो यह तो था कि शेर खां का जो है मुगल सेना से भागने के बाद जो बिहार में ये आए थे, तो यह बिहार का इनका घटनाक्रम था। लेकिन अब हम लोग बात करते हैं कि शेर खां का मुगलों से संघर्ष। सब कुछ तो ठीक ही चल रहा था, तो फिर मुगलों से संघर्ष कैसे प्रारंभ हुआ। तो बात करते हैं कि मुगलों से संघर्ष जो इनका सबसे पहली बार हुआ था वह चुनार किले के लिए हुआ था। यह चुनार का किला कहाँ पड़ता है, तो वह उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो मुगलों से संघर्ष जो सबसे पहली बार जो इनका हुआ था वह 1532 ईस्वी में चुनार किले के लिए हुआ था। तो चलिए इस कहानी को समझते हैं। तो क्या था कि यह जो चुनार किले का जो किलेदार था उनका नाम था ताज खां। ताज खां जो कि अफगानी सरदार थे, यानी अफगानी किलेदार थे। अर्थात कहने का मतलब यह हुआ कि उस चुनार किले पर पहले अफगानों का मतलब अधिकार था, लेकिन क्या हुआ कि 1529 ईस्वी में ये अफगानी किलेदार ताज खां ने बाबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। और जब इन्होंने बाबर की अधीनता स्वीकार कर ली तो इसका मतलब यह हुआ कि अब उस चुनार किले पर बाबर का अर्थात मुगलों का अधिकार हो गया। कुछ समय के बाद ताज खां की मृत्यु हो जाती है। तब जाकर शेर खां ने ताज खां की विधवा पत्नी लाड मल्लिका से विवाह कर लिया। और विवाह करने के बाद इस तरह से इनका चुनार किले पर अधिकार हो गया, अर्थात फिर से चुनार किले पर अफगानियों का अधिकार हो गया। जब इसने चुनार किले पर अधिकार किया तब जाकर इन्हें लोदी शासकों का राजकोष भी इन्हें प्राप्त हुआ, जिससे इनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत हुई थी। इस किले पर अधिकार करने के साथ साथ इनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत हुई थी, किनकी, शेर खां की। तो इसका मतलब यह हुआ कि फिर से उस किले पर अफगानियों का यानी अफगानों का अधिकार हो गया। तो परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि दोनों यानी मुगलों और अफगानों के बीच युद्ध हुआ और 1532 ईस्वी में मुगल वंश के शासक हुमायूं ने चुनार किले का घेरा डाल दिया। लगभग 4 महीने तक घेरा डालने के बाद शेर खां के साथ समझौता हुआ और उस समझौते के अनुसार शेर खां ने कहा कि इस चुनार किले पर मेरा ही अधिकार होना चाहिए, बदले में मैं मुगलों का वफादार रहूंगा और साथ ही साथ मैं अपने छोटे पुत्र कुसुम खां को आपके दरबार में अपने 500 अफगान सैनिकों के साथ भेज देता हूं। परिस्थितिवश हुमायूं ने इस समझौते को स्वीकार कर लिया और इस तरह से उस चुनार के किले पर शेर खां का ही अधिकार रहा। लेकिन फिर क्या हुआ कि इधर 1534 एवं 1536 ईस्वी में मतलब 1533 ईस्वी में क्या होती है कि बंगाल के शासक नुसरत खां की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद 1534 एवं 1536 ईस्वी में इन्होंने बंगाल पर आक्रमण किया और उस पर अधिकार कर लिया, अर्थात उनकी राजधानी गौड़ पर इन्होंने अधिकार कर लिया था। तो इस तरह से हुमायूं को फिर से यह खबर गया कि इधर शेर खां का शक्ति धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। तो परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि हुमायूं ने फिर से 1537 ईस्वी में
चुनार का घेरा किया, यानी जिस चुनार का पहली बार 1532 ईस्वी में किया था, उसी चुनार का घेरा हुमायूं ने फिर से 1537 ईस्वी में किया था। इस बार हुमायूं ने लगभग 6 महीने तक इसी किले को घेरे रहा और 6 महीने तक घेरे रहने के बाद जो है अंततः हुमायूं की जीत होती है और वह इस चुनार किले को जीत लेता है। चुनार किले को जीतने के बाद हुमायूं बंगाल विजय के लिए आगे बढ़ता है और शेर खां भी उसे आगे बढ़ने देता, उसे गौड़ प्रदेश जाने देता है। जब वह गौड़ प्रदेश पहुंचा हुमायूं, तब वह 8 महीने तक रंगरेलियां मनाता रहा और उसी 8 महीने के क्रम में शेर खां ने इधर अपनी बिहार में अपनी स्थिति को फिर से सुदृढ़ कर लिया। क्या हुआ कि बंगाल से जो दिल्ली का जो मार्ग था उसे इसने नष्ट कर दिया। उसके साथ साथ बिहार में गंगा एवं कोसी के मध्य का जो क्षेत्र था, उस क्षेत्र का पर भी जो है इन्होंने अपना मतलब अपने शक्ति को सुदृढ़ किया। इस तरह से क्या हुआ कि हुमायूं को फिर से वहां खबर गया कि उन्होंने मतलब मार्ग को नष्ट कर दिया और अपनी शक्ति को बढ़ा रहा है। तो वह क्या हुआ कि 1539 ईस्वी में गौड़ से अर्थात बंगाल से आगरा वापस लौटने के लिए सोचा। जब वह आगरा वापस लौटा तब जाकर शेर खां ने आगरा जाने वाले मार्ग को रोक दिया था और परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि 1539 ईस्वी में बिहार राज्य के बक्सर जिले में जो चौसा जगह पड़ता है वहां पर यह युद्ध हुआ। तो यह युद्ध में मतलब यह युद्ध जो है गंगा के दक्षिणी तट पर हुआ था, चौसा नामक स्थान पर। और इस युद्ध में हुमायूं पराजित हुए और किसी तरह हुमायूं नाजिम नामक भिश्ती के मदद से कर्मनासा नदी को तैरकर पार करके इन्होंने अपनी जान बचाई थी। और इस युद्ध में विजयी होने के साथ शेर खां ने शेर शाह की उपाधि अर्थात मतलब इस युद्ध में इनकी जीत यानी शेर खां की जीत होने के साथ इनका राज्याभिषेक हुआ और शेर खां ने शेर शाह की उपाधि धारण की और तब से इन्हें शेर खां के जगह शेरशाह अब कहा जाने लगा। यानी इनका नाम जो था शेरशाह सूरी, तो कैसे इनका नाम जो है सबसे पहले फरीद खां से शेर खां ये कहलाए और फिर शेर खां से ये शेरशाह कहलाए, इस घटनाक्रम को हम लोग समझें और शायद आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कि जब इनका यहाँ पर राज्याभिषेक हुआ और जब यह राज्याभिषेक होने के बाद यह शेरशाह की उपाधि धारण किए और इसके साथ साथ शेरशाह ने अपने नाम का सिक्का भी जारी करवाया था जिस पर देवनागरी एवं अरबी लिपि का प्रयोग किया गया था। इस युद्ध के बाद फिर से 1540 ईस्वी में कन्नौज अर्थात बिलग्राम का युद्ध हुआ और यह युद्ध भी शेरशाह एवं यानी अब इन्हें हम लोग शेरशाह कहेंगे क्योंकि अब इनका नाम शेरशाह हो गया। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक क्वेश्चन को जानते हैं कि आपसे यह पूछा जाएगा कि किस शासक ने सर्वप्रथम हजरत आला की उपाधि धारण की थी और उसके बाद फिर सुल्तान की उपाधि धारण किया, यानी उसके बाद फिर वह सुल्तान की उपाधि अर्थात शेरशाह की उपाधि धारण किया था। तो वह शासक कौन होगा? तो वह शेरशाह सूरी था क्योंकि सबसे पहले हजरत आला की उपाधि इन्होंने धारण किया था और फिर बाद में शेरशाह अर्थात सुल्तान की उपाधि धारण किया था। अब बात करते हैं कि इस युद्ध के बाद इन्होंने फिर से 1540 ईस्वी में कन्नौज या फिर बिलग्राम का भी युद्ध जिसे बोला जाता है, तो कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को इन्होंने फिर से पराजित किया। इस युद्ध में हुमायूं को पराजित करने के बाद अपनी एक सेना हुमायूं के पीछे भेजा, दूसरी सेना दिल्ली पर अधिकार करने के लिए भेजा और तीसरी सेना आगरा पर अधिकार करने के लिए भेजा। और इस तरह से शेरशाह ने कन्नौज से आगरा पहुंचा और 10 जून 1540 ईस्वी को इनका विधिवत रूप से राज्याभिषेक हुआ। जब 10 जून 1540 ईस्वी को इनका विधिवत रूप से राज्याभिषेक हुआ तब उसी समय भारत में मुगल वंश का अंत हुआ और सूर वंश स्थापित हुआ, जिसका श्रेय किसे जाता है या जिसका संस्थापक किन्हें माना जाता है? तो शेरशाह सूरी को माना जाता है। अब बात करते हैं कि शासक बनने के बाद यानी 1540 ईस्वी में
सूर्य वंश स्थापित करने के बाद शेरशाह सूरी ने अपना सैन्य अभियान किया अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए। तो चलिए इनके सैन्य अभियान के बारे में हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहला जो इनका सैन्य अभियान था वह था बंगाल के खिलाफ, जबकि इससे पहले भी इन्होंने बंगाल को जीता था, लेकिन वह शासक बनने से पहले जीते थे। शासक बनने के बाद 1541 ईस्वी में इन्होंने बंगाल के खिलाफ अभियान किया। क्यों किया? इसलिए क्योंकि वहाँ के जो सूबेदार थे जिनका नाम था खिज्र खां ने क्या किया, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। तो परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि शेरशाह सूरी ने इनके खिलाफ अभियान किया और इन्हें बंदी बना लिया। बंदी बनाने के बाद बंगाल में फिर से मतलब दोबारा ऐसा विद्रोह ना हो, इसके लिए इन्होंने क्या किया कि नए प्रशासन को, यानी बंगाल में एक नए प्रशासन को स्थापित किया। और वह जो नया प्रशासन जो स्थापित था वह क्या था कि बंगाल प्रांत के सूबेदारी को इन्होंने समाप्त कर दिया था। यानी बंगाल प्रांत के जो गवर्नर थे उस गवर्नर के पद को, उस सूबेदार के पद को इन्होंने समाप्त कर दिया था। उसके जगह पे क्या किया कि इन्होंने बंगाल प्रांत को कई सारे मतलब सरकारों में विभाजित कर दिया। सरकार कहने का मतलब यह हुआ कि कई सारे जिलों में उन्हें विभाजित कर दिया और प्रत्येक जिले के एक सिकदार नियुक्त किए जो सैनिक अधिकारी होते थे। यानी इन्होंने क्या किया कि जो मतलब खिज्र खां को बंदी बनाकर बंगाल प्रांत में दोबारा विद्रोह ना हो सूबेदारों का, तो उसके लिए इन्होंने क्या किया कि एक नया प्रशासन स्थापित किया जो इनकी प्रशासनिक सुधार मानी जाती है। और इस एक नए प्रशासन स्थापित करने में क्या था कि इन्होंने बंगाल प्रांत के सूबेदार पद को ही समाप्त कर दिया था और उसके जगह पर उस प्रांत को कई सारे सरकारों, अर्थात जिसे जिला कहा जाता है, उस समय जिला कहा जाता था सरकार को, तो सरकार मतलब कई सारे जिलों में उसे विभाजित कर दिया और प्रत्येक जिला में एक सिकदार नियुक्त किया जो एक सैनिक अधिकारी होते थे। उन सिकदारों की नियुक्ति शेरशाह सूरी खुद किया करते थे और एक सिकदार दूसरे सिकदार से स्वतंत्र होते थे। किसी भी सिकदार का दूसरे सिकदार पर प्रभुत्व नहीं होता था। इस तरह से उन्होंने प्रशासनिक सुधार किया था। अब बात करते हैं कि इस अभियान के बाद 1542 ईस्वी में इन्होंने मालवा के खिलाफ अभियान किया था। यह अभियान जो इन्होंने किया था, यहाँ के जो सूबेदार थे मल्लू खां, इन्होंने भी अपने आप को स्वतंत्र घोषित करके कादिर शाह की उपाधि धारण कर ली थी, यानी स्वतंत्र शासक हो गए थे। तो परिणाम स्वरूप क्या हुआ, शेरशाह सूरी ने इनके खिलाफ अभियान किया, इन्हें पराजित करके मालवा का सूबेदार किसे नियुक्त किया, तो स्वाजत खां को नियुक्त किया। इस अभियान के बाद इन्होंने 1543 ईस्वी में रायसीन का अभियान किया, जो मध्य प्रदेश में पड़ता, मालवा क्षेत्र में पड़ता है। तो 1543 में इन्होंने रायसीन का अभियान किया। यहाँ के जो शासक थे उनका नाम था पूरनमल, जो एक राजपूत शासक थे। तो पूरनमल के खिलाफ एक आरोप था कि इन्होंने हिंदू एवं मुस्लिम महिलाओं को अपना दासी बना लिया था। तो इसी आरोप के वजह से शेरशाह सूरी ने इनके खिलाफ अभियान किया, लेकिन इस अभियान को इन्होंने धोखे से जीता था, जिसके वजह से मतलब इन्हें इतिहास में मतलब इनके एक तरह से व्यक्तित्व पर दाग है। ठीक है, अब बात करते हैं कि 1543 में इस अभियान के बाद इन्होंने 1544 ईस्वी में मारवाड़ के खिलाफ अभियान किया था। और यह जो अभियान किया था तो मारवाड़ के शासक कौन थे, मालदेव थे, जो कि एक राजपूत शासक थे। तो मारवाड़ जो कि एक शक्तिशाली राज्य था और यहाँ के जो शासक थे मालदेव, वो भी एक शक्तिशाली राजपूत शासक थे। लेकिन क्या हुआ कि इस युद्ध को लड़ने के लिए शेरशाह सूरी ने अपने 80,000 सैनिकों के साथ आया था, लेकिन फिर भी वह इनके खिलाफ अभियान करने के लिए डर रहे थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि मालदेव जो है वह इन्हें कहीं पराजित ना कर दे। तो इस वजह से शेरशाह सूरी ने एक षड्यंत्र रचा और उस षड्यंत्र के द्वारा क्या हुआ कि एक जाली पत्र छपवाकर यानी मालदेव के महल में गिरवा दिया और उसमें यह लिखा हुआ था कि जो आपके राजपूत सरदार हैं वह मेरा मतलब वह युद्ध में
मेरा मदद करेंगे, अर्थात शेरशाह सूरी का मदद करेंगे। तो इस वजह से क्या हुआ कि मालदेव ने अपने राजपूत सरदारों को संगठित करके यह बात पूछा, लेकिन उन राजपूत सरदारों ने उनसे वादा किया कि युद्ध में हम लोग आपका साथ देंगे, लेकिन फिर भी मालदेव को उन राजपूत सरदारों पर विश्वास नहीं हुआ और यह मालदेव क्या थे कि युद्ध से पहले यह भाग गए। तब जाकर उन राजपूत सरदारों ने मतलब अपने सम्मान का रक्षा करने के लिए शेरशाह सूरी के सेना पर आक्रमण कर दिया। और क्या हुआ कि भारी यानी घमासान युद्ध हुआ। उस युद्ध में भले ही राजपूत सरदार लड़ते हुए मारे गए, वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन शेर खां को भी यानी शेरशाह सूरी को भी बहुत अधिक क्षति उठाना पड़ा था। और उनके वीरता से प्रभावित होकर, उन राजपूत सरदारों की वीरता से प्रभावित होकर शेरशाह सूरी के मुंह से एक कथन निकला, और वह कथन था कि एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं अपना पूरा साम्राज्य खो चुका होता। क्योंकि इनका यह कथन था कि अगर सोचिए कि जिन राजपूत सरदारों ने बिना अपने शासक के युद्ध लड़ा और उसको शेरशाह सूरी को भारी क्षति उठानी पड़ी, तो सोचिए अगर मालदेव भी होता तो निश्चित ही इसमें शेरशाह सूरी की हार होती। तो इस वजह से इन्होंने यह कथन कहा था कि एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं अपना समस्त साम्राज्य खो चुका होता। तो अगर आपसे यह पूछा जाए कि यह कथन किस शासक का है, तो शेरशाह सूरी का है। अब बात करते हैं कि इस अभियान के बाद इन्होंने 1545 ईस्वी में कालिंजर का अभियान किया, जो इनका अंतिम अभियान था। तो यह कालिंजर कहाँ पड़ता है? तो कालिंजर बुंदेलखंड में पड़ता है। तो यह कालिंजर के शासक कौन थे उस समय? तो किरत सिंह थे। तो कालिंजर के किले को शेरशाह सूरी ने घेर लिया और लगभग 1 साल तक घेरे रहने के बाद इन्होंने इस किले को अपने बारूद के द्वारा इसे तोड़ने के लिए अपने सैनिकों से कहा। तो क्या हुआ, और उस आक्रमण का नेतृत्व खुद शेरशाह सूरी कर रहे थे। तब जाकर शेरशाह सूरी ने मतलब एक बारूद चलाने वाला जो एक हथियार था, औजार था, उसका नाम था उक्का। तो क्या हुआ कि जब उक्का से बारूद के गोले को उस दुर्ग पर यानी उस किले पर छोड़ा गया, तो उस बारूद का गोला दुर्ग से टकराकर शेरशाह सूरी के समीप आकर गिर गया और गिर जाने से वह विस्फोट हो गया। विस्फोट होने से क्या हुआ कि शेरशाह सूरी का लगभग शरीर जल चुका था, और उसी विस्फोट से जलने की वजह से 1545 ईस्वी में शेरशाह की मृत्यु हो जाती है। लेकिन इनके मृत्यु से पहले शेरशाह सूरी ने इस कालिंजर अभियान को, इस कालिंजर किले को जीत चुका था। जीतने के बाद इनकी मृत्यु हुई थी। तो इस तरह से शेरशाह की मृत्यु कब हुई थी? तो शेरशाह की मृत्यु हुई थी 1545 ईस्वी में। कहाँ हुई थी? तो कालिंजर में हुई थी। किससे हुई थी? तो बारूद विस्फोट के यानी बारूद के गोले के विस्फोट होने से इनका शरीर जल गया था और उसी वजह से इनकी मृत्यु हो चुकी थी। अब बात करते हैं कि मृत्यु होने के बाद इनके मकबरे यानी इनका मकबरा कहाँ पर है, तो यानी इनको कहाँ पर दफनाया गया है? तो इनका जो मकबरा वह सासाराम में मतलब इनका मकबरा का निर्माण सासाराम में करवाया गया, अर्थात इन्हें सासाराम में दफनाया गया है। बिहार राज्य के रोहतास जिले के सासाराम में इनका मकबरा है। इनके मकबरे का निर्माण तालाब के बीच में ऊंचे चबूतरों पर करवाया गया है। कहने का मतलब यह हुआ कि एक ऊंचे चबूतरे पर इनके मकबरे का निर्माण करवाया गया है और चारों तरफ से तालाब है, अर्थात तालाब के बीच में इनके मकबरे का निर्माण करवाया गया है। और इनका मकबरा जो है वह हिंदू यानी हिंद एवं ईरानी वास्तुकला का पहला उदाहरण है, यानी पहला नमूना है हिंद एवं ईरानी वास्तुकला का। तो इनके मकबरे का निर्माण शेरशाह सूरी ने खुद अपने शासन काल में करवाया था, यानी इसने खुद से अपने मकबरे का निर्माण
अपने शासनकाल में ही शुरू करवाया था। जो इस मकबरे का निर्माण कब पूरा हुआ? तो इनके मृत्यु के बाद इनके पुत्र के शासनकाल में हुआ था। इनके पुत्र अर्थात इस्लाम शाह के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, तो इनका मकबरा कहाँ है, अर्थात इनको कहाँ दफनाया गया था? तो सासाराम में। सासाराम कहाँ है? तो बिहार राज्य के रोहतास जिले में। अब बात करते हैं कि इनके मृत्यु के बाद इनके उत्तराधिकारी इनके दूसरे पुत्र इस्लाम शाह हुए। इस्लाम शाह जिन्होंने 1545 ईस्वी से लेकर 1553 ईस्वी तक सूर्यवंश की गद्दी पर बैठा। इस्लाम शाह का जो वास्तविक नाम था वह जलाल खां था, लेकिन जब यह गद्दी पर बैठा तो इस्लाम शाह के नाम से यह गद्दी पर बैठे थे। इस्लाम शाह शासक बनने के बाद अपने सैन्य टुकड़ियों को अर्थात अपने सैनिकों के समूहों को 50, 200, 250 एवं 500 सैन्य टुकड़ियों के रूप में विभाजित किया था। कहने का मतलब यह हुआ कि इस्लाम शाह जब गद्दी पर बैठे, जब शासक बने, तब इन्होंने अपने सैनिकों के समूह को, अपने सैनिकों के टुकड़ियों को 50, 200, 250 एवं 500 के समूहों में इन्होंने विभाजित किया था। अब बात करते हैं कि इस्लाम शाह इनके योग्य उत्तराधिकारी हुए, यानी शेर शाह सूरी के योग्य उत्तराधिकारी हुए, लेकिन 1553 ईस्वी में इनके मृत्यु के बाद जो भी इनके उत्तराधिकारी हुए वो सभी के सभी अयोग्य हुए, वह योग्य उत्तराधिकारी नहीं थे। और इस वंश के जो अंतिम शासक थे उनका नाम था सिकंदर शाह। कौन थे? तो सिकंदर शाह इस वंश के अंतिम शासक थे। तो परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि 1555 ईस्वी में बैरम खां ने, यानी हुमायूं के सेनापति बैरम खां ने सरहिंद के युद्ध में, पंजाब राज्य में जो सरहिंद पड़ता है, तो 1555 ईस्वी में सरहिंद के युद्ध में हुमायूं के सेनापति बैरम खां ने सिकंदर शाह को पराजित किया और इस तरह से 1555 ईस्वी में सूर्यवंश समाप्त हुआ और भारत में फिर से मुगल वंश स्थापित हुआ। तो बात करते हैं कि जब सिकंदर शाह शासक थे तो इन्होंने भी अपने सैन्य व्यवस्था को इस्लाम शाह के सैन्य व्यवस्था के तरह ही संचालित किया था। अर्थात कहने का मतलब यह हुआ कि इसने भी अपने शासनकाल के दौरान अपने सैन्य टुकड़ियों को 50, 200, 250 एवं 500 के वर्गों में विभाजित किया था। अब मान लीजिए कि अगर आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्नलिखित में से किस शासक ने अपने सैन्य टुकड़ियों को 50, 200, 250 एवं 500 के वर्गों में विभाजित किया था, तो अगर मान लीजिए कि इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन दे तब तो वो आंसर होगा। लेकिन अगर बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस्लाम शाह भी ऑप्शन रहे और सिकंदर शाह भी रहे, तब आंसर क्या होगा? ई होगा। यानी ऑप्शन कौन सा तब लगा के आइएगा? ई, क्योंकि दोनों ने अपने सैन्य टुकड़ियों को इस क्रम में विभाजित किया था। तो इस तरह से सिकंदर शाह सरहिंद के युद्ध में पराजित होने के साथ ही यानी 1555 ईस्वी में सूर्यवंश की समाप्ति हो जाती है और भारत में मुगल वंश स्थापित होता है। अब बात करते हैं कि इनके शासक के बारे में तो देख लिए, अब बात करते हैं कि शेर शाह सूरी के स्थापत्य कला के बारे में, क्योंकि इनके उत्तराधिकारी से जो बस इंपॉर्टेंट पॉइंट था वह इस्लाम शाह से बस यह वाला पॉइंट और सिकंदर शाह से जो यह वाला पॉइंट था बस यही इंपॉर्टेंट था। बाद बाकी जो भी सूर्यवंश के अंतर्गत है वह सभी के सभी शेर शाह सूरी से ही रिलेटेड है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं शेर शाह सूरी से रिलेटेड स्थापत्य कला के बारे में, जानते हैं कि देखते हैं कि इन्होंने क्या क्या अपने शासन का अल्प शासनकाल यानी 5 साल का जो इनका शासनकाल रहा शेर शाह सूरी का 1540 से 1545 ईस्वी तक, तो उस दौरान इन्होंने किस किस चीज़ का निर्माण करवाया था। तो बात करते हैं कि इन्होंने दिल्ली में पुराना किला का निर्माण करवाया था। तो समझते हैं कि यह पहली बात तो यह पुराना किला का निर्माण किसने करवाया था? तो शेर शाह सूरी ने। और यह किला कहाँ पर है? तो दिल्ली में है। तो आइए समझते हैं कि क्या हुआ कि दिल्ली में दीन पनाह का निर्माण किसने करवाया था? तो वह हुमायूं ने करवाया था। लेकिन जब सूर्यवंश स्थापित हुआ तब शेर शाह सूरी ने क्या किया कि दिल्ली में दीन पनाह के बहुत सारे भवनों को तुड़वाकर इसने कुछ भवनों का निर्माण करवाया था
और उन्हीं में से एक था पुराना किला। ठीक है, तो पुराना किला या फिर पुराना किला के भवनों का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने। या फिर आपसे क्वेश्चन यह पूछा जा सकता है कि पुराना किला का जो अभी वर्तमान में जो स्वरूप है उसको किसने बनवाया था, उसे किसने तैयार किया था? तो वह भी आंसर अगर घुमाकर इस तरह से भी पूछा जाए तो उसका भी आंसर शेरशाह सूरी ही होगा। अब बात करते हैं कि इस पुराना किला अर्थात दिल्ली के पुराने किला के अंदर ही इन्होंने यानी शेरशाह सूरी ने किला ए कुहना मस्जिद का निर्माण करवाया था। इसके साथ साथ इन्होंने शेर मंडल का भी निर्माण करवाया था। यह वही शेर मंडल है अर्थात पुस्तकालय है जिनके सीढ़ियों से गिरने से हुमायूं की मृत्यु हो गई थी, क्योंकि इनके बाद जो यानी सूर्य वंश के बाद फिर से मुगल वंश स्थापित हुआ था और 1556 ईस्वी में इसी शेर मंडल पुस्तकालय के सीढ़ियों से गिरने से हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। लेकिन तो यह शेर मंडल का निर्माण किसने करवाया था? तो शेरशाह सूरी ने करवाया था। कहाँ पर? तो यह पुराना किला के अंदर यह शेर मंडल है। पुराना किला के अंदर ही किला ए कुहना मस्जिद का भी इन्होंने निर्माण करवाया था। तो यह सभी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप इसे याद रखिएगा कि इन सब का निर्माण किसने करवाया था? तो शेरशाह सूरी ने करवाया था। तो जब यह किला ए कुहना मस्जिद शेर ए मंडल जब पुराना किला में इसका निर्माण करवाया गया अर्थात यह सब भी कहाँ है? तो दिल्ली में है। अब बात करते हैं कि इसके साथ साथ इन्होंने बिहार में रोहतासगढ़ दुर्ग का भी निर्माण करवाया था, यानी रोहतासगढ़ के किले का भी निर्माण करवाया था। इसके साथ साथ इन्होंने दिल्ली में एक दान का लंगर का भी निर्माण करवाया था। कितना मतलब कहाँ पर? तो दिल्ली में दान के लंगर का भी इन्होंने निर्माण करवाया था, जहाँ पर इन्होंने प्रतिदिन यानी शेरशाह सूरी प्रतिदिन लगभग 500 तोले सोने दान किया करते थे। अब बात करते हैं कि इसके साथ साथ इन्होंने 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र को पटना के रूप में स्थापित किया था। अर्थात जो कि अभी वर्तमान में पटना नाम है, तो पहले इसका नाम क्या हुआ करता था? पाटलिपुत्र। तो लेकिन इस पाटलिपुत्र को पटना के रूप में किसने स्थापित किया था? तो शेरशाह सूरी ने किया था। कब किया था? तो 1541 ईस्वी में। अब बात करते हैं कि शेरशाह सूरी ने अपने शासनकाल के दौरान कुल 4 सड़कों का निर्माण करवाया था, लेकिन उन 4 सड़कों में से एक सड़क सबसे अधिक प्रसिद्ध है और उस सड़क का नाम है सड़क ए आजम। क्या नाम है? सड़क ए आजम, जिसे जीटी रोड भी कहा जाता है। अर्थात जीटी रोड का फुल फॉर्म हुआ कि ग्रांड ट्रंक रोड। जी से ग्रांड और टी से ट्रंक, तो ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो शेरशाह सूरी। या फिर सड़क ए आजम का निर्माण किसने करवाया था? तो शेरशाह सूरी ने। तो चलिए यह तो हम लोग समझ गए, लेकिन यह रोड का जो निर्माण इन्होंने करवाया था कहाँ से कहाँ तक करवाया था? तो इस रोड का निर्माण जो इन्होंने करवाया था तो पूर्वी बंगाल से लेकर सिंध नदी तक करवाया था। अर्थात कहने का मतलब यह हुआ कि इन्होंने जो इस रोड का निर्माण करवाया था तो वह रोड बांग्लादेश के सोनार गांव से लेकर पाकिस्तान के पेशावर तक इस सड़क का इन्होंने निर्माण करवाया था और इसी सड़क को सड़क ए आजम या जीटी रोड या ग्रांड ट्रंक रोड कहा जाता है। अब बात करते हैं कि इनके शासनकाल के दौरान इन्होंने क्या क्या सुधार किया था, क्योंकि सिर्फ अल्प समय तक इन्होंने शासन किया था, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने शासनकाल के दौरान कई सारे सुधार किए। तो देखते हैं इनके सुधार के बारे में कि इन्होंने किस किस क्षेत्र में सुधार किया था। तो इन्होंने 4 क्षेत्रों में सुधार किया था। एक राजस्व सुधार, दूसरा प्रशासनिक सुधार, तीसरा सैनिक सुधार और चौथा करेंसी सुधार अर्थात मुद्रा व्यवस्था में सुधार। तो चलिए एक एक करके हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला देखते हैं हम लोग राजस्व सुधार के बारे में। राजस्व, ठीक है, राजस्व का मतलब राज्य के आय का स्रोत, ठीक है, यानी राजस्व जो होता है। तो राजस्व सुधार, तो अगर बात किया जाए तो शेरशाह सूरी का यह मानना था कि अगर साम्राज्य को सुदृढ़ रखना है तो किसानों को खुश रखना आवश्यक है। तो इस वजह से इन्होंने
जो लगान व्यवस्था लागू किया था वह रैयतवाड़ी व्यवस्था पर लागू किया था। किस पर किया था? रैयतवाड़ी व्यवस्था पर लागू किया था। रैयतवाड़ी का मतलब यह हुआ कि किसान एवं सरकार यानी शासक के बीच डायरेक्ट संबंध हो। ठीक है, बीच में यानी उन दोनों के बीच बिचौलिए का कोई भी स्थान नहीं हो, यानी जमींदार का कोई भी स्थान नहीं हो। तो इस वजह से इन्होंने किसानों को खुश करने के लिए रैयतवाड़ी व्यवस्था को शुरू किया था, यानी रैयतवाड़ी व्यवस्था पर इन्होंने लगान व्यवस्था को लागू किया था। बात करते हैं कि दूसरे सुधार की, मतलब राजस्व सुधार के अंतर्गत ही अगर दूसरे बातों को अगर हम लोग समझे कि इन्होंने किसानों को खुश करने के लिए पट्टा एवं कबूलियत व्यवस्था को शुरू किया था। अगर आपसे यह पूछे कि पट्टा एवं कबूलियत व्यवस्था को किसने शुरू किया था, तो वह शेरशाह सूरी ने किया था। तो यह क्या है पट्टा एवं कबूलियत व्यवस्था जिससे किसानों को खुश किया जाता था? तो चलिए समझते हैं। तो यह जो पट्टा होता था वह सरकारों के द्वारा अर्थात शासक के द्वारा जो है किसानों को पट्टा भिजवाया जाता था, जिसके माध्यम से किसानों को यह पता चलता था कि उस वर्ष उन्हें कितना लगान देना है। यानी जिस वर्ष जो पट्टा भेजा जाता था किसानों को सरकार के द्वारा, शासक के द्वारा, तो उसी पट्टा के द्वारा किसान को पता चलता था कि हमें कितना इस वर्ष लगान देना है सरकार को। तो जब उन्हें पता चल जाता था तब जाकर किसान जो थे, मतलब वो कबूलियत पत्र के द्वारा उन्हें स्वीकार करते थे। अर्थात एक कबूलियत पत्र होता था, यानी एक पत्र होता था, उसमें इन लोगों की, किसानों की स्वीकृति होती थी जो शासक के पास, सरकार के पास भेज दिया जाता था, जिसे कबूलियत पत्र कहा जाता था। अर्थात कहने का मतलब यह हुआ कि ठीक है, आपने जो इस वर्ष हम पे लगान लागू किया है वह हमें स्वीकार है। तो इसी व्यवस्था को पट्टा एवं कबूलियत व्यवस्था कहा गया। और इसकी शुरुआत किसने की थी? तो शेरशाह सूरी ने की थी। किसके सुधार के लिए, किसे खुश करने के लिए? तो कृषकों अर्थात किसानों को खुश करने के लिए, उनकी व्यवस्था में सुधार करने के लिए। इसके साथ साथ इन्होंने राजस्व में सुधार करने के लिए आबवाव नामक कर को भी स्थानीय स्तर पर लगाया था। इस कर के साथ साथ इन्होंने जरीबाना कर एवं मुहासिलाना कर को भी लागू किया था। ठीक है, किस किस कर को? जरीबाना कर एवं मुहासिलाना कर को भी इन्होंने लागू किया था। जरीबाना कर किसे कहा जाता है? तो यह एक तरह का सर्वेक्षण कर था, जबकि मुहासिलाना कर जो था यह एक तरह का संग्रह कर था। तो इन दो करों को भी किसने लागू किया था? तो वह शेरशाह सूरी ने किया था। तो इन सभी बातों को आपको याद रखना है। तो राजस्व सुधार को तो हम लोग देख लिए। अब हम लोग बात करते हैं इनके अगले सुधार के बारे में, वह है प्रशासनिक सुधार। तो प्रशासनिक सुधार के बारे में अर्थात प्रशासन में सुधार, तो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हम लोग देखे थे कि 1541 ईस्वी में जो इन्होंने बंगाल का जो अभियान किया था और वहाँ पर इन्होंने जो एक नए प्रशासन को स्थापित किया था, वही इस प्रशासनिक सुधार का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। तो अर्थात इन्होंने प्रशासनिक सुधार भी किया था। अब बात करते हैं इनके सैनिक सुधार के बारे में। तो ये जो थे अलाउद्दीन खिलजी के, यानी दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश के शासक अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक संगठनों से यह बहुत प्रभावित थे। अर्थात इन्होंने मतलब त्रुटि को, बेईमानी को, सैनिकों में बेईमानी को दूर करने के लिए इन्होंने घोड़े को दागने की प्रथा एवं सैनिकों की हुलिया व्यवस्था को अपनाया था। और इस व्यवस्था को किसने शुरू किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। तो उनके इसी सैनिक व्यवस्था को शेरशाह सूरी ने अपनाया था सैनिक सुधार करने के लिए। तो इस तरह से इन्होंने सैनिक सुधार भी किए थे। अब बात करते हैं इनके आखिरी सुधार की, वह है करेंसी सुधार। करेंसी सुधार अर्थात मुद्रा व्यवस्था में इन्होंने सुधार किया था। ये अपने शासन काल के दौरान घिसे पिटे सिक्के के स्थान पर, जो जब यह शासक बने थे उससे पहले घिसा पिटा सिक्का चल रहा था, या फिर जो भी
चांदी का या तांबा का सिक्का चल रहा था वह मिलावट सिक्का चल रहा था, यानी उसमें मिलावट ज़्यादा होता था। तो इस वजह से जब यह शासक बने तब इन्होंने करेंसी में भी सुधार किया और घिसे पिटे सिक्के के स्थान पर इन्होंने शुद्ध सोने, चांदी एवं तांबे के सिक्के जारी किए। एकदम वो प्योर होता था, शुद्ध सोने, तांबे एवं चांदी के सिक्के जारी किए। लेकिन इससे पहले हम लोग यह पढ़ चुके हैं कि किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम सोने का सिक्का यानी स्वर्ण सिक्का को जारी किया था, तो वह हुमायूं था। लेकिन इन्होंने भी सोने के सिक्के को जारी किया था, लेकिन यह शुद्ध सोने, चांदी एवं शुद्ध तांबे के सिक्के जारी किए थे। तो बात करते हैं कि इनके द्वारा यानी शेरशाह सूरी के द्वारा जो शुद्ध चांदी का सिक्का जारी किया गया था उसे रुपया कहा जाता था। यानी चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? रुपया कहा जाता था। और इन्होंने जिस शुद्ध तांबे के सिक्के को जारी किया था उसे दाम कहा जाता था। अर्थात अगर आपसे यह पूछा जाए कि शेरशाह सूरी ने जिस चांदी के सिक्के को जारी किया था उसे क्या कहा जाता था, तो वह रुपया कहा जाता था और चांदी के सिक्के को दाम कहा जाता था। ठीक है, तो यह जो चांदी का जो सिक्का होता था वह 180 ग्रेन का होता था, जबकि यह जो तांबा का जो सिक्का होता था वह 380 ग्रेन का होता था। अब बात करते हैं कि यह रुपया और दाम के बीच कंपेयर करते हैं। ठीक है, यानी इसके अनुपात को देखते हैं तो 1 रुपया बराबर 64 दाम था। अर्थात एक चांदी के सिक्के का कितना वैल्यू था, तो 64 दाम, अर्थात 64 तांबे के सिक्के के बराबर एक चांदी का सिक्का था। ठीक है, तो अगर आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाए कि इनके द्वारा जो मतलब सिक्का जारी किया गया था तो वह चांदी का सिक्का अर्थात रुपया और दाम के बीच में कितने का अनुपात था, तो 1:64। लेकिन आपको यह ध्यान देना है कि क्वेश्चन में सबसे पहले तांबा को रखा है या सबसे पहले, मतलब कहने का मतलब यह हुआ कि तांबा अनुपात चांदी पूछा या फिर चांदी अनुपात तांबा पूछा। अगर चांदी अनुपात तांबा पूछे तो 1:64 होगा, लेकिन अगर तांबा अनुपात चांदी पूछे तो 64:1। तो क्वेश्चन के शब्दों को देखना, ये नहीं कि रट लिए 1:64, अब वहां पे क्वेश्चन पूछ दिया तांबा अनुपात जो है चांदी, लेकिन हम तो 1:64 लगा के और हम खुश भी हैं कि हमारा तो आंसर सही है, लेकिन बाद में पता चलता है कि आंसर तो सही ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हर बात को आपको बताया जाता है कि ताकि एग्जाम में आप गलती करके मत आइए। अब बात करते हैं कि यह तो हम लोग शेरशाह सूरी के सिक्के के बारे में बात किए, जो कि इन चांदी के सिक्के को रुपया और तांबे के सिक्के को दाम कहा जाता था। लेकिन याद कीजिए कि जब हम लोग गुलाम वंश पढ़े थे तो उस समय गुलाम वंश के जो शासक थे इल्तुतमिश, उन्होंने भी चांदी का सिक्का और तांबा का सिक्का जारी किया था, लेकिन उनके द्वारा जो चांदी का सिक्का जारी किया गया था उन्हें टंका कहा जाता था और तांबे का जो सिक्का जारी किया गया था उन्हें जीतल कहा गया था और उसका जो अनुपात था 1 टंका बराबर 64 जीतल था। तो उन बातों को और इन बातों को दोनों को ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं कि शेरशाह सूरी साम्राज्य सुधारक के रूप में यह जाने जाते हैं, साम्राज्य निर्माता के रूप में यह जाने जाते हैं। तो साम्राज्य निर्माता एवं साम्राज्य सुधारक के रूप में शेरशाह सूरी को अकबर का पूर्वगामी या फिर अग्रगामी या फिर पथ प्रदर्शक कहा जाता है। तो अगर आपसे यह पूछे कि अकबर का पूर्वगामी या अग्रगामी या पथ प्रदर्शक किसे कहा गया, किसे माना जाता है, तो शेरशाह सूरी को माना जाता है। तो इस तरह से हम लोग सूरवंश और शेरशाह सूरी के बारे में पढ़े। लेकिन अब हम आपसे एक निष्कर्ष के रूप में पूछते हैं कि बताइए कि शेरशाह सूरी के व्यक्तित्व में, मतलब यह पढ़ने के बाद शेरशाह सूरी के व्यक्तित्व में हमें क्या दिखता है, क्या देखने को मिलता है। तो शेरशाह सूरी के व्यक्तित्व में यानी इनके व्यक्तित्व में किनका सम्मिश्रण था, तो शेरशाह सूरी के व्यक्तित्व में शेर एवं लोमड़ी का सम्मिश्रण था। कैसे? क्योंकि शेर के तरह यह ताकतवर थे, एक महान योद्धा थे, और लोमड़ी के तरह यह चालाक थे। तो इस तरह से
आज हम लोगों का सूड वंश समाप्त हो गया। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू।